अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की इस गैर संजीदगी के ऊपर खुद उनकी अपनी जमात के ही लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और इस बात के इशारे देना शुरू कर दिए हैं कि जनाब तुसी बयान करना की चाहते हो, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो फिर ज़रा संजीदगी के साथ करें, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से सिस्टम को जिपटाइज करने की, उसको जमूत का शिकार करने की या सिस्टम को डी रेल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं और जो मुतवातर कोशिशें की जा रही हैं, उस पर कुछ कुव्वतें अब हरकत में आ गई हैं। कुछ कुव्वतों की तरफ से कुछ पैगामात भी भिजवाए गए हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं यानी सदर आरिफ अलवी साहब, उनके ज़रिए इमरान खान साहब के साथ राब्ता भी किया गया है और कहा गया है, यानी जो पैगाम दिया गया है वो अगर मैं अपने अंदाज में कहूँ या अपने पंजाबी उस पर कहूँ तो वो बंदा है बंदे दा पुत्र बन, यानी इससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब के लिए कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बैक चैनल राब्ते चल रहे थे पहले तो पर्सन टू पर्सन चल रहे थे ना, यानी एक बंदा जाता था वो जाके सदर अलवी से मिल के आता था, फिर सदर अलवी साहब जो है इमरान खान साहब से राब्ता करते थे, फिर उन्होंने कहा यार मंतूसी की लेटर बॉक्स बनाता है, दरमियान के अंदर किसी एक और बंदे को भी शामिल करें ताकि आमने सामने बैठ के बात हो और मैं दरमियान में कोई बैठ के किस मसले को हल कराने के लिए किसी तरफ जाऊं। अब उसके जवाब में इमरान खान साहब ने, आप अंदाज़ा करें कि शिबली फराज साहब को नामजद कर दिया। जनाब शिबली फराज जाएगा मेरे लोग गल करने लिए, क्योंकि आजकल शहबाज गिल साहब के बाद वो मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने नहायत ही बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है। और वो पैगाम भी इसी सिमत में इशारा करता है कि इमरान खान साहब की सियासत के अंदर संजीदगी का एलिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि भाई एक जानिब आप ये कहते हैं कि हुकूमत हमें 20 दिसंबर से पहले कोई फाइनल कोई चीज़ बताए कि जनाब उसने करना क्या है, कबल अज़ वक्त इलेक्शन करने हैं नहीं करने, क्या करना है क्या नहीं करना, वट एवर, लेकिन उसके लिए बातचीत तो करना ज़रूरी है, चाहे हम बराह रास्त करें चाहे हम पसे पर्दा करें, ताकि कोई ना कोई बात आगे बढ़े, कोई ना कोई सिस्टम को बचाने की कोशिश हो सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लतीफ़े ना भेजें मेरे पास, यानी उन्होंने कहा शिबली फराज को मत भेजें मेरे पास, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है साथ ही कि जनाब आप मुज़ाकरात के लिए कुछ संजीदा नाम दें। असद उमर, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी पर उन्होंने लगा दिया क्रॉस। उनका ये कहना है कि इन लोगों के नाम मुज़ाकरात के अंदर शामिल ना किए जाएं। अब अगर सदर साहब की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि भाई अगर आप मुज़ाकरात के अंदर संजीदा हैं तो संजीदा लोगों को आगे बनाएं, ये जो लतीफ़े किस्म के करैक्टर हैं या जो आपकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, इन जैसे गैर सियासी या इन सियासी हॉक्स को, इंतहा पसंदों को इस मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सदर साहब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि सियासी तौर पर मामलात आगे बढ़ें, और ये जो पैगाम कुछ कुव्वतों के ज़रिए सदर साहब को पहुँचाया गया और सदर साहब के ज़रिए इमरान खान साहब तक पहुँचा है, उसके अंदर इस बात पर भी सदर साहब की तरफ से मशवरा दिया गया है इमरान खान साहब को कि वो जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से, उनका ये कहना है कि जनाब आपको मैंने पहले भी कहा था, जिस वक्त आप नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे के बाहर आ रहे थे, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये वाली गलती ना करें, सिस्टम से बाहर ना निकलें, क्योंकि इसके नतीजे में आपके लिए जो बारगेनिंग का जो रास्ता होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त भी मैं आपको यही मशवरा दे रहा हूं कि जनाब आप जो है ये असम्बलियों की तहलील के फ़ैसले से अभी फ़िलहाल तक बाज रहें और हमें ये जो गुफ्तगू का ऑप्शन है इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि सदर साहब का ये मानना है, आरिफ अलवी साहब का, कि इस वक्त हुकूमत गुफ्तगू करने में कुछ ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है। लिहाजा हमें ये जो गुफ्तगू की अपॉर्चुनिटी है जिसमें इसहाक डार साहब इन्वॉल्व हैं बनफ़्से नफीस, इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितनी रियायतें हमें इसहाक डार साहब दे सकते हैं वो कोई और बंदा हुकूमत के अंदर हमें नहीं दे सकता। लिहाजा इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस मौके से किस हद तक फ़ायदा उठाएंगे, ऑल्दो कि इस बात के इम्कानात खासे कम नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब सिस्टम पर अटैक करने की जो उनकी अपनी रविश उससे पीछे हटेंगे, क्योंकि इस बात का वो बार बार आदा कर चुके हैं कि जनाब मैं तो यह काम करके रहना है। लिहाजा अब एक बंदा जब खुद डेड एंड की तरफ चला जाए, जब वो बंद गली में दाखिल हो जाए, तो फिर उसके लिए वापसी का इम्कान बहुत ही ज़्यादा महदूद हो जाता है। और इसकी मिसाल है अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। अगर वो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इन ट्वीट्स के 3 हिस्से हैं, यानी इमरान खान साहब ने एक थ्रेड लिखा है 3 जो है पार्ट्स के ऊपर जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। पहला ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं
اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے نرغے میں کیوں ہے تو محض 2 واقعات ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ 75 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں پوتے پوتیوں کے سامنے پیٹا گیا، ایک حصے کو گرا کر ان کے گھر پر جبراً تالے چڑھائے گئے، اور دوسرا حصہ قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز، ہمارے دستور میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کو صریحاً پامال کرتے ہوئے درج کیے گئے درجنوں مقدمات کے ذریعے انہیں ایک سے دوسرے صوبے میں گھسیٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے برعکس اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث سلمان شہباز نامی ایک اشتہاری کو NRO2 کے ذریعے جھاڑ پونچھ کر پاک صاف کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان لوٹ آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہر کسی کے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ ناانصافی کیسے قوموں کو تباہی سے دوچار کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہ عمران خان صاحب نے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ والے ٹویٹس کیے ہیں۔ اب اگر صرف اسی چیز کو پکڑ لیں نا، صرف یہ جو عمران خان نے ٹویٹس کیے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک پکچر میں رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے نرغے میں کیوں ہے تو محض 2 واقعات ہی اس کے لیے کافی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جن 2 واقعات کا ذکر کیا اس میں ایک اعظم سواتی ہیں اور دوسرے سلمان شہباز ہیں۔ لیکن جو معیشت کی تباہی کا اگر ہم دار و مدار دیکھیں یا اس کی وجوہات کا تعین کریں تو واقعتاً 2 واقعات ہی کافی ہیں۔ پہلا واقعہ IMF کے ساتھ معاہدہ اور اس کے تحت کیے جانے والے منی بجٹ کی نیشنل اسمبلی سے منظوری، اور اس وقت جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی قوم پر تقریباً 982 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں منی بجٹ پیش کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے منظوری حاصل کی گئی۔ یہ ہے ایک اس کا پہلا سبب۔ دوسرا سبب جو عمران خان صاحب کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے تھا کہ جس وقت ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اور بلاول بھٹو صاحب ایک لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد جا رہے تھے، عین اسی وقت عمران خان صاحب نے IMF کے پروگرام کو رد کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیٹرولیم پرائسز کو فریز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی یک طرفہ طور پر کمی کا اعلان کر دیا۔ آلدو اس کا ان کو پولیٹیکل فائدہ ضرور ہوا، لیکن IMF کے پروگرام میں آنے والی اس رخنے نے، اس بریچ نے انفیکٹ پورے کے پورے پاکستان کے جو فائنینشیل سسٹم ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیے۔ اب چاہے عمران خان صاحب جون سی مرضی مثال دیں، لیکن معیشت کی تباہی کا جب بھی حقیقی معنوں میں سواٹ انالیسس کیا جائے گا، اس کا حقیقی معنوں میں تجزیہ کیا جائے گا، تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کر عمران خان صاحب کے انہی 2 فیصلوں کے ساتھ جا کر جڑیں گے۔ اب اسی ٹویٹ کے اندر ایک جانب انہوں نے اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا اور دوسری جانب انہوں نے سلمان شہباز صاحب کا ذکر کیا۔ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 75 سالہ سینیٹر کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیوز بنائی گئیں، ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ اور جس وقت ان کو کراچی سے کوئٹہ سے سکھر منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت فواد چودھری صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب اعظم سواتی صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ کے جو خصوصی جہاز ہے اس کے اوپر بٹھا کر سکھر منتقل کیا گیا۔ یعنی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے، جس کے بعد وزیر جو ہیں سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی جان وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا جو جہاز ہے وہ گراؤنڈ ہوا ہے، اس کی مرمت ہونی ہے اور مرمت ابھی تک اس کی ہوئی نہیں، جڑا جہاز خراب ہے اسی کیویں بھیج سکتے ہیں کوئٹہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جھوٹ تو کم از کم وہ بولیں جس کا کوئی سر پیر ہو، اور یہی وہ جملہ ہے جو عمران خان صاحب کے اسی ٹویٹس یا ان کی پوری سیاست کے اوپر نافذ العمل ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، سلمان شہباز صاحب آگے واپس آنے کی ان کی جو کلپس ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ جناب
जनाब वो आते हैं घर में आके अपने वालिद के घुटनों को हाथ लगाते हैं, जो एक एहतराम की बात है। और यहाँ पर आने से पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी राहदारी ज़मानत लेते हैं और उस राहदारी ज़मानत के ज़रिए उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने 16 या 18 दिसंबर तक प्रोटेक्टिव बेल में रहना है और उसके बाद उन्होंने मुतलका अदालत के सामने जाकर खुद को सरेंडर करना है। यानी उनको किसी तरह का कोई एनआरओ नहीं दिया गया, अदालत ने उनको राहदारी ज़मानत दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब जब पेशावर में 25 मई के बाद लॉन्ग मार्च के बाद चले गए थे तो यहाँ पर उनके खिलाफ तकरीबन 16 FIRs दर्ज की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हासिल की, राहदारी ज़मानत हासिल की और राहदारी ज़मानत पे इस्लामाबाद आए और उसी दौरान उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ये एक लीगल प्रैक्टिस है। अब आगे उस केस का फैसला क्या होगा, वहाँ पर सरकारी जो असर रसूख है अगर वो इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर वो 100% काबिल मज़म्मत होगा और इसकी यकीनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ना मिलनी चाहिए। अब अगर वो ये कहते हैं कि जनाब उनको झाड़ पूंछ करके पाक साफ कर दिया गया, तो भाई अभी तो वो आए हैं, अभी तो मुकदमे ने चलना है। जब मुकदमा चलेगा तभी पता चलेगा कि वो गुनहगार हैं या नहीं। फिर इमरान खान साहब ये फरमाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक उन्होंने कोट की है अपने ट्वीट के अंदर कि जनाब तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी। तो फिर इमरान खान साहब को सवालों के जवाब देना पड़ेंगे और उनको ख़ुद को भी कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उसकी तरफ से जो 50 अरब रुपए 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को वापस किए गए कि जनाब ये वो रकम है जो पाकिस्तान से लूट कर बरतानिया में मुंतकिल की गई, ये पाकिस्तान के अवाम का हक है और हम ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये पैसे आपको वापस भेज रहे हैं। लेकिन वो पैसे यहाँ पर कौमी ख़जाने के अंदर जमा नहीं किए गए बल्कि ये वापस मलिक रियाज साहब के अकाउंट में चले गए और फिर मुबैना तौर पर उसके एवज़ हीरे की अंगूठियाँ भी आईं, नेकलेस भी आए। उसके साथ साथ अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए 400 कनाल से ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई, अलकादर यूनिवर्सिटी को बनाया गया, वहाँ पर जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों को पे किया गया। बनी गाला के इस तरफ भी 100 कनाल बनी गाला के इस तरफ भी 150 कनाल ज़मीन किसको अलाट की गई, फरा गोगी साहिबा को अलाट की गई। किसकी तरफ से अलाट की गई? अली रियाज मलिक साहब की तरफ से अलाट की गई। तो इन चीज़ों का जवाब कौन देगा? फॉरेन फंडिंग के नाम पर जो पैसे मंगाए गए और वहाँ से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया, ये अदालती फैसला है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है और इस फैसले को इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज किया हुआ है। तो क्यों इमरान खान साहब वहाँ पर FIA के सामने पेश होने की बजाय जो हर मरतबा उनको तलबी का नोटिस आता है उसको किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज करके उसको मुअत्तल करा देते हैं? क्यों जाके तहकीकात का सामना नहीं करते? क्योंकि वो उनके जहन के अंदर के जनाब वो ताकतवर है, ताकतवर कानून के सामने नहीं झुकता, कानून के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करता। और यही पाकिस्तान की सियासत कलमिया है, यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ का मामला शुरू हो जाता है कि जनाब आप तो आए थे हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स लेकर, आपका दावा था कि आपने आला जो है ना इखलाकी मेयारात की पासदारी करनी है, उन पर पहरा देना है। आप आम और रवायती पॉलिटिशियंस जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान, व्हाटएवर, आप उनसे मुख्तलिफ हैं। आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन आप खुद जब आपकी अपनी बारी आई तो आपने हर एक कानूनी पहलू से रूगर्दानी की, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक अमल है। और यही वजह है आपके इसी तर्ज अमल की वजह से आपके ऊपर तनकीद की जाती है। अब अगर इमरान खान साहब ये ऐलान करना चाहते हैं, जो आज उन्होंने कौम के नाम उन्होंने ख़िताब करना है, को तकरीबन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आज वो कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे इस पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़े और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो। लेकिन ख़ुद उन्हीं की जमात के लोग यानी प्रेसिडेंट अलवी उनको ये कह रहे हैं कि भाई वो तो मंदे पे ने, तू नहीं मंदा पिया। अगर आप शिबली फराज साहब जैसे या फवाद चौधरी साहब या असद उमर साहब या शीरी मज़ारी को मुज़ाकराती टीम में रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते।
اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سیزنڈ سمجھدار پولیٹیشنز کو ان نیگوسیشنز کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ بات کسی طرف لگے، کسی بننے لگے، سر کسی کنارے لگے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے۔ اگر تو یہ نتیجہ نکلے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے، یقینی طور پر پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی دباؤ یا بلیک میلنگ کے بغیر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر چاہے چاروں اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرائیں، لیکن اس کے اندر کسی بھی طرح کی چپ آف بارگیننگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو خود بات کہی ہے نا معیشت تباہی کے نرغے میں، تو واقعتاً اس وقت تباہی کے نرغے میں ہے، اور عمران خان صاحب کو اس وقت پولیٹیکل ایڈوینچرزم کی بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے یہ پولیٹیکل ایڈوینچرزم کو ختم کرتے ہوئے ملک کو اور ملکی معیشت کو بحال کرانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔